हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 30 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे स्पोर्ट्स सेगमेंट में, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज़ में है उनको देख लेंगे। देन यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने और नेशनल लेवल पे कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं, उनको हम देख लेंगे एंड देन बात करेंगे कुछ बैंकिंग न्यूज़ पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो 30 जुलाई के करेंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे और पहली न्यूज़ क्या आती है, 9th एडिशन ऑफ वीमेन एशिया क्रिकेट कप रिसेंटली कंक्लूड हुआ है और इस बार ये 9th एडिशन था और होस्ट कंट्री क्या थी, तो होस्ट कंट्री थी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने 9th एडिशन वीमेन एशिया क्रिकेट कप को होस्ट किया था और फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था, फाइनल मैच हुआ था रानगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम इन दम्बुला श्रीलंका। तो श्रीलंका में ये फाइनल मैच हुए थे। फाइनल खेला गया था श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो श्रीलंका ने डिफीट किया है इंडियन टीम को, तो इंडियन टीम रनर अप रही है। ठीक है, और टॉप पर कौन रहा है, श्रीलंका रहा है। तो श्रीलंका ने पहली बार, यहाँ पे बोला जाए तो श्रीलंका का ये पहला ट्रॉफी है, पहली बार श्रीलंका ने वीमेन एशियन क्रिकेट कप को जीता है। तो इनका ये पहला एडिशन है, पहला टाइटल है और सबसे सक्सेसफुल टीम पूरे टूर्नामेंट में जब से शुरुआत हो रही है वीमेन एशिया क्रिकेट कप की, तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम इंडिया रही है। इंडिया ने इस टूर्नामेंट को 7 टाइम जीता है, लेकिन इस बार ये सेकेंड नंबर पे आई है। तो श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश और इंडिया ही ऐसे देश हैं जिन्होंने वीमेंस एशिया क्रिकेट कप को जीता और पहली बार श्रीलंका ने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। इसलिए आपको याद रखना है श्रीलंका के बारे में। टोटल 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, नेपाल, यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया एंड थाईलैंड। लास्ट एडिशन जब हुआ था तब केवल 7 टीम थी। इस बार नेपाल एक नई टीम है जिसने वीमेंस एशिया क्रिकेट कप में पार्टिसिपेट किया था। इनिशियली जब क्रिकेट कप की शुरुआत हो रही थी तब ये ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता था, लेकिन अभी जो नया आपको मैच देखने को मिल रहे हैं ये T20 फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं पहला एडिशन 2004 में हुआ था, फिर 2000 आपको यहाँ पे 5, 6, 6, 8, 12, 16 आप ये डिफरेंट एडिशन देख सकते हो। 9th नंबर का एडिशन जो कि T20 फॉर्मेट में हुआ था, श्रीलंका ने इसको होस्ट किया था। फाइनल मैच श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ था, श्रीलंका ने डिफीट कर दिया है इंडिया को। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी सबसे सक्सेसफुल टीम है वो इंडिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टाइम इंडिया की वीमेंस टीम ने एशिया कप को जीता है। एक बार बांग्लादेश ने जीता था 2018 में और ये पहली बार श्रीलंका ने 2024 में इस कप को जीता है। तो ये एक मेडल टैली है, याद रखना। इंसेप्शन कब से हुआ था, इनिशियली ये ओडीआई फॉर्मेट में था, लेकिन 2012 के एडिशन से ये T20 फॉर्मेट में खेला जाने लगा। डन, इतनी बातें हमें याद रखनी है। चलिए अब अगली न्यूज़ यहाँ पे देखते हैं। कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको 2030 के विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स के बारे में। तो 2030 के विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स कौन होस्ट करेगा, फ्रांस पे मैंने एक माउंटेन रेंज के बारे में बात की थी जिसका नाम था आल्प्स। ये जो फ्रांस की रेंज है यहाँ पर आपको विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स गेम देखने को मिलेंगे। कब, 2030 में। ठीक है, 2030 में। अब बात करते हैं 2034 के बारे में। तो 2034 के विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स गेम कहाँ पे खेले जाएंगे, सॉल्ट लेक सिटी में। सॉल्ट लेक सिटी ऊटा में खेले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे जाते अमेरिका, ये यूएसए का मैप है और यूएसए में आपको देखने को मिल रहा है ऊटा एक सिटी है जहाँ पर ये गेम खेले जाएंगे। तो सॉल्ट लेक सिटी इन ऊटा स्टेट ऑफ द यूएसए विल होस्ट विंटर ओलंपिक्स एंड द पैरा ओलंपिक्स गेम्स इन 2034, 2034 में। तो 2030 के हो गए, 2034 के हो गए। रिसेंटली जो 142 नंबर की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें यह फैसला लिया गया है। ठीक है, पहली बार इस सिटी ने 2002 में ओलंपिक्स को होस्ट किया था और अभी नेक्स्ट टाइम 2034 में ओलंपिक्स को होस्ट करने जा रही है। तो अपकमिंग इवेंट्स जो होते हैं वहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा आने वाले जो इवेंट है उनको एक लिस्ट बना के उनको याद रखना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओपरा के बारे में। ओपरा क्या होता है? तो ओपरा इस तरीके से एक सिंगिंग इवेंट होता है, म्यूजिक इवेंट होता है, जिसमें कई सारे अलग अलग के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है और गाना गाया जाता है। आप लोग ने जो कभी अगर यूरोपियन फिल्म्स वगैरह देखी हो तो उसमें आप लोगों ने डेफिनेटली इसे देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओपरा की शुरुआत किसने की थी? तो प्लेसिडो डोमिंगो ने की थी 1993 में। पहली बार इंडिया में ही नहीं, पहली बार साउथ एशिया इसको होस्ट करने वाला है। कहाँ पर? मुंबई में होगा सितंबर में। तो आप देख सकते हैं Operalia is coming to India for the first time in the history of the competition. The upcoming edition will be held in the National Center for Performing Art. कहाँ पर होगा? National Center for Performing Arts मुंबई में सितंबर में ही होगा। और ये पहली बार है जब इंडिया में ही नहीं साउथ एशिया में इसको लेकर आया गया है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। मनोज मित्तल जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आने वाले एग्जाम में हो सकता है इनका नाम आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इन्हें सिडबी का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। सिडबी का क्या मतलब होता है? सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम सिडबी कहते हैं। हमारे देश में जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, एमएसएमई सेक्टर होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सिडबी करता है। सिडबी एक इस बॉडी का फॉर्मेशन पार्लियामेंट से एक एक्ट को पास करके किया गया था 1990 में। तो 1990 में 2 अप्रैल को पार्लियामेंट से एक्ट पास करके सिडबी का फॉर्मेशन हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करने वाली एक बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो सिडबी के न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं मनोज मित्तल। और मनोज मित्तल किसको रिप्लेस करेंगे? तो मनोज मित्तल रिप्लेस करेंगे एस रमन को। एस रमन जो कि 2021 से सिडबी के चेयरमैन की पोजीशन पे काम कर रहे थे। तो मनोज मित्तल का नाम हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के गवर्नर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कल एक सेपरेट वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सभी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी के जो भी स्टेट गवर्नर्स हैं और स्टेट सीएम्स हैं, इनके ऊपर डिस्कशन किया हुआ था विथ ट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है वो ज़रूर बता देती हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 9 न्यू गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। 9 न्यू गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए पूरा मामला न्यूज़ में है। अब मेघालय की बात हो रही है, सबसे पहले गुलाब चंद कटारिया जी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको याद कराया था, जब आप किसी को गुलाब देते हो तो आपका मन चांदी चांदी हो जाता है। ठीक है, जब आप किसी को गुलाब दोगे तो आपका मन चांदी चांदी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब से याद रखना था आपको पंजाब, और पंजाब के जो गवर्नर होते हैं वो ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। तो चंडीगढ़ हो गया और यहाँ पे पंजाब हो गया और गुलाब चंद कटारिया हो गए। ये तो एक छोटी सी हिंट थी। ओके, आप इस वीडियो को जाके देख लो, कल मैंने शाम को इसको अपलोड किया था, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में ही अवेलेबल है। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट सीएम एंड गवर्नर ऑफ इंडिया, और ये अपडेटेड लिस्ट है जुलाई 2024 की, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में भी असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो वो सारी अपडेटेड लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ईजी भी होता है, कई बार एग्जाम में अलग अलग राज्यों के गवर्नर या फिर मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, डन। चलिए, अब जो स्टूडेंट न्यू है उनको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अबाउट द पीडीएफ। तो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं, पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हो, क्योंकि सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं होती, केवल डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे होती हैं। बाकी रिमेनिंग जो पीडीएफ्स होती हैं वो आपको कहाँ से मिल जाएंगी? आपको एप्लीकेशन से मिल जाएंगी। प्ले स्टोर में जाके पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करेंगे।
तो आपको बाकी सारी जो पीडीएफ्स होती हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे कि ऑल इम्पॉर्टेंट सीएम एंड गवर्नर ऑफ इंडिया, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन पे, आप यहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डन इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट, अगर हम गवर्नर के बारे में बात करें तो अगर आप इसको स्टैटिक से लिंक करो तो रिसेंटली सीपीओ के एग्जाम में भी गवर्नर से क्वेश्चन तो पूछे गए थे, ठीक है। तो गवर्नर आप देखोगे आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 तक डिफाइंड है आपके गवर्नर, जो कि पार्ट नंबर 6 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 153, जैसे कि आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट से शुरुआत होती है ना, वैसे ही 153 में शुरुआत होती है गवर्नर से, कि हर एक राज्य का एक गवर्नर होगा, एक से ज्यादा राज्यों के भी गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 154, एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की किसके पास होगी? गवर्नर के पास होगी। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है आर्टिकल 53 में, वैसे ही 154 में किसके पास होगी? गवर्नर के पास होगी, ठीक है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? 155 में लिखा है कि गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, भारत का राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। 156 कहता है इनके टेन्योर के बारे में कि नॉर्मली तो 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये काम करते हैं, जब तक राष्ट्रपति का मन है तब तक इस पोजीशन पे रहेंगे। और आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, क्या क्वालिफिकेशन होती है गवर्नर की नियुक्ति के लिए? कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ना ही एमपी होना चाहिए, ना ही एमएलए होना चाहिए, और एज कितनी है? 35 ईयर्स। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। डन इतनी चीजें। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ अबाउट द हिस्ट्री एंड पॉलिटी के ई बुक के बारे में, जो कि मैगजीन वाले सेक्शन में अवेलेबल है। अभी आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एनटीपीसी का, आपका नोटिफिकेशन जेई का भी आउट हो चुका है, और सीजीएल तो है ही। तो पीवाईक्यू, हिस्ट्री के 500 पीवाईक्यू आपको पिछले 5 साल के मिल जाएंगे, जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जेई को कवर किया गया है। सिमिलर फॉर पॉलिटी। इसको, ये दोनों जो ई बुक्स हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? एप्लीकेशन में, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है सुदीप्ता सेन गुप्ता। तो सुदीप्ता सेन गुप्ता एक जियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक माउंटेनियर है, ठीक है। जब इंडिया ने अपना 3rd नंबर का इंडियन एक्सपेडिशन भेजा था, कहाँ पर? अपनी 3रे नंबर की जो रिसर्च टीम भेजी थी अंटार्कटिका में, तो उसकी पार्ट थी सेन गुप्ता, और ये पहली फीमेल है, पहली इंडियन है जो कि अंटार्कटिका में गई थी इन 1983, ठीक है। तो एक जियोलॉजिस्ट रही हैं, एक माउंटेनियर रही हैं, और इन्होंने अपना एक संस्मरण, अपनी एक बुक को पब्लिश किया है जिसका नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये पुस्तक किसकी है? तो सुदीप्ता सेन गुप्ता की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि इन्होंने किस तरीके से रिमोट एरियाज में वर्क किया है, इन्होंने किस तरीके से जियोलॉजिस्ट की स्टडी की, और अपने एडवेंचरस के बारे में इन्होंने इस बुक में मेंशन किया है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जी.आर. राय के बारे में। ओके, जी.आर. राय पैरा स्विमर है, और इन्होंने कई सारे नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और अगेन एक और नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। तो पैरा स्विमर जी.आर. राय मेक्स अनदर रिकॉर्ड बाय क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा स्विमर बन चुकी हैं जी.आर. राय। शी कवर्ड 34 किलोमीटर स्ट्रेच। ये जो आपका इंग्लिश चैनल है, इसका जो ब्रिथ है ये 34 किलोमीटर का है। तो 34 किलोमीटर के स्ट्रेच को इन्होंने कवर किया 17 आवर्स एंड 25 मिनट्स में, ठीक है, और इंग्लिश चैनल को क्रॉस करा। और ऐसा करने वाली ये यंगेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। इनका एक पर्पस है ऑटिज्म के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाना, क्योंकि इन्हें ऑटिज्म डिसऑर्डर है, ठीक है, इन्हें ऑटिज्म डिसऑर्डर है, जिसके बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए इन्होंने काम किया है। इसके पहले भी इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड? जब ये 13 ईयर ओल्ड थी तब जी.आर. राय ने पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया था, ठीक है, 29 किलोमीटर इन्होंने 13 आवर एंड 10 मिनट में स्विम किया, और पाक स्ट्रेट को क्रॉस करने वाली यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बन गई थी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट किया था। तो कई सारे रिकॉर्ड आपको जी.आर. राय के नाम देखने को मिल जाएंगे।
शी इज ऑन द मिशन टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट यंगेस्ट पैरा स्विमर टू स्विम 7 ओशियन। ये इस टारगेट में है, इस मिशन से निकली है कि मुझे सबसे कम उम्र में 7 ओशियंस को स्विम करना है। जब ये 13 साल की थी तब ये वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर बन गई थी, जब इन्होंने पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया था। ठीक है, इनके जो अचीवमेंट है, स्विमिंग अचीवमेंट है, वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेंशन है। इन्हें कई सारे अवार्ड मिले, जिसमें से सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन सा है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन्हें 2022 में मिला था, और ये हाईएस्ट अवार्ड है जो 18 साल की उम्र से कम दिया जाता है, बिलो द 18 ईयर ऑफ एज में। जो सबसे अच्छा अवार्ड है, प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार माना जाता है, और ये अवार्ड भी GRI को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में भी इनके बारे में चर्चा की थी। तो एक इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, पैरा स्विमर है। स्विमिंग से, तैराकी से इनका संबंध है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले पहले इंडियन कौन थे? मिहिर सेन थे। ये आपका स्टैटिक पॉइंट हो गया। आपको यहाँ पे ये वाली वाटर बॉडी देखने को मिल रही है जिसका नाम इंग्लिश चैनल है। ठीक है, इंग्लिश चैनल अगर आप देखा जाए तो ये अटलांटिक ओशियन का ही एक पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ डोबर भी देखने को मिल रही है। तो स्ट्रेट ऑफ डोबर जो है वो उसका सबसे कम चौड़ाई वाला हिस्सा है, जो कि 34 किलोमीटर का, और इसी को क्रॉस बेसिकली स्विम करके किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें डन। और ये बिजिएस्ट शिपिंग रूट भी आपको वर्ल्ड का देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश चैनल की टोटल लेंथ 560 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें। और आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पे जो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को एक तरीके से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये आपका हो गया इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला नाम है सुहेल अजाज खान। तो सुहेल अजाज खान को रिसेंटली यमन का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यमन आप देख सकते हैं, रेड सी और अरेबियन सी के बीच में यहाँ पर एक कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। और यमन में अभी आप देख रहे हैं कि होती रिबेल्स के कारण काफ़ी ज़्यादा कंसर्न बना हुआ है इस पर्टिकुलर रूट में। इसकी कैपिटल आपको सना देखने को मिल जाएगी। तो ये पहले एम्बेसडर थे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के, और अब इनको नेक्स्ट असाइनमेंट दिया गया है, मतलब नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया बने हैं कहाँ पर? रिपब्लिक ऑफ यमन में। ठीक है, चलिए अब एक और अवार्ड के बारे में बात करते हैं। अवार्ड का नाम क्या है? वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। एपिग्राफी क्या होती है? तो जो इनग्रेव्ड आप जैसे कि कॉइन है, कोई इंस्क्रिप्शन है, किसी दीवार पे, किसी स्टोन पे कुछ इनग्रेविंग हुई है एंशिएंट समय में, उसको पढ़ना ही एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, और हमारी कंट्री के पहले फर्स्ट इंडियन चीफ एपिग्राफिस्ट कौन रहे हैं? वी वेंकैया रहे हैं, और इनके नाम पर ही ये अवार्ड शुरू किया गया है। ये अवार्ड आप देखेंगे तमिल हेरिटेज ट्रस्ट देता है। अवार्ड कौन देता है? तमिल हेरिटेज ट्रस्ट देता है। और ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी वेदाचलम को दिया गया है। इन्होंने 25 से ज़्यादा बुक्स को, जो कि एपिग्राफी, टेम्पल आर्ट, रिलीजन, सोसाइटी से एसोसिएटेड है, वो सारी पुस्तकों को इन्होंने लिखने का काम किया है। ठीक है, डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो हमने कवर करी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुछ नेशनल एंड स्टेट न्यूज़ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड के बारे में। जैसे कि नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वैसे ही उसी तरीके का थिंक टैंक गुजरात भी सेटअप करना चाहता है जिसका नाम है ग्रिड। ग्रिड का मतलब है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है विकसित भारत बाय द 2047, उसके रोड मैप को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे गुजरात को विकसित करना है, इसका एक रोड मैप बनाया जाएगा। और इसकी पॉलिसी बनाने का काम कौन करेगा? ग्रिड करेगा। इस तरीके से एक थिंक टैंक सेटअप करने की बात की जा रही है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने रिसेंटली पिच की है कि हम सेट करेंगे गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ग्रिड, ऑन द लाइन ऑफ द नीति आयोग, जो कि सर्व करेगा एज अ थिंक टैंक, पॉलिसी थिंक टैंक फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने गुजरात एट 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट, एक रोड मैप भी प्रेजेंट किया है, किस तरीके से विकसित गुजरात फॉर द विकसित भारत हम डेवलप करेंगे। इस रोड मैप के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला है अर्निंग वेल एंड लिविंग वेल,
मतलब यहाँ पे जो लाइफ है, लिविंग स्टाइल है लोगों की, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको इन्हांस करना इसका पर्पस है। तो इन दो पैरामीटर, इन दो थीम के साथ इन्होंने रोड मैप को प्रेजेंट किया है, किस तरीके से विकसित गुजरात फॉर विकसित भारत एट 2047 किया जाएगा। तो ग्रिड क्या है? तो ग्रिड आपको समझ में आ गया कि गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि गुजरात गवर्नमेंट सेटअप कर रही है एज अ थिंक टैंक। ठीक है, नेक्स्ट है यम्स, YAMS, यम्स। ओके, अब ये क्या है, चलो देख लेते हैं। तो अमित शाह जी ने रिसेंटली एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग की थी युवा आपदा मित्र स्कीम पर, युवा आपदा मित्र स्कीम। तो हाई लेवल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह and Union Ministry of Cooperation Amit Shah has recently approved the युवा आपदा मित्र स्कीम। अब ये युवा आपदा मित्र स्कीम में क्या होगा? तो इसमें 1300 यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एज अ आपदा मित्र, वॉलेंट्री एज अ मास्टर ट्रेनर एंड 2.37 लाख वॉलेंटियर इन द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। पर्पस ये है कि इसमें जो भी हमारे एनसीसी के कैडर्स होते हैं या भारत एंड स्काउट एंड गाइड के कैडर्स होते हैं, उनको बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। किस तरीके से कोई डिजास्टर होता है या आपदा आती है किसी भी राज्य में, तो आपको किस तरीके से रेडी रहना है और काम करना है, लोगों को रिलीफ करने में हेल्प करनी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सी बात है कि 1300 आपदा मित्र को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, वॉलेंट्री इन नेचर है ये, एज अ मास्टर ट्रेनर एंड 2.37 लाख वॉलेंटियर इन द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टीम के अंदर इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो बजट है वो 470 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, 470 करोड़ रुपीस फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पर ये बजट अलॉट किया गया है। कवरेज कितना है? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द 315 मोस्ट डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन द ऑल 28 स्टेट ऑफ द कंट्री। तो हमारे जो 28 राज्यों में 315 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लगातार डिजास्टर होते रहते हैं, साइक्लोन वाली कंडीशन बनी रहती है, वहां पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आपदा मित्र स्कीम का पर्पस क्या है? इसका पर्पस इतना सा था कि 1 लाख कम्युनिटी वॉलंटियर्स को रेडी करना, ट्रेन करना फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स इन 350 मोस्ट डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। तो ये जो आपदा मित्र और आपदा सखी हैं, ये ट्रेंड होते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते अगर कोई डिजास्टर हो जाता है। तो इसी के अंदर आपको यहाँ पर युवा आपदा मित्र स्कीम देखने को मिलेगी, जिसको रिसेंटली अमित शाह जी ने अप्रूव किया है और 470 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे अनाउंस किया गया है। डन इतनी चीजें। इसके अलावा ये जो हाई लेवल कमेटी हो रही थी, इसमें कुछ और भी अप्रूवल दिए गए हैं। कौन कौन से अप्रूवल दिए गए हैं? तो पहला है कि 6 प्रोजेक्ट जिनकी कॉस्टिंग 2514 करोड़ रुपीस की होगी फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, मतलब मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड पुणे, ये जो मेट्रो शहर है, इसमें जो फ्लड आ जाता है, जरा सी बारिश होती है, तो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए 2500 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। नेक्स्ट है 3 प्रोजेक्ट है 810 करोड़ रुपीस के अंडर द एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फायर सर्विस इन द स्टेट। तो आसाम स्टेट, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के जो भी फायर सर्विसेज है उनको क्या किया जाएगा? एक्सपांड किया जाएगा और उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा नए इक्विपमेंट के साथ। इसके लिए 810 करोड़ रुपीस दिया जाएगा। नेक्स्ट है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब यहाँ पे जो आपके हिमालयन स्टेट है, वहाँ पे सम टाइम ग्लेशियर लेक बर्स्ट के कारण फ्लड आ जाती है, तो इसके लिए भी 150 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश को। तो ये 3 और अनाउंसमेंट किए गए हैं बाय द अमित शाह। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट ऑफशोर मिनरल ऑक्शन। ऑफशोर मिनरल ऑक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा सी है, जो समुद्री एरिया है, वहाँ पर जो मिनरल्स के ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर जो मिनरल की माइंस या ब्लॉक्स हैं, उनका ऑक्शन पे डिस्कशन किया जा रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है ऑफशोर मिनरल ऑक्शन। ठीक है, सो इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑफशोर मिनरल ऑक्शन, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पर 10 ब्लॉक लोकेट किए गए हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में। ठीक है, ये मैंने आपको 200 नॉटिकल माइल पहले भी बताया है, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होता है। तो हमारे इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है उसमें 10 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसके लिए कंपोजिट लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है,
7 ब्लॉक कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है, तो अंडमान एंड निकोबार में 7 ब्लॉक्स हैं और 3 ब्लॉक्स आपको गुजरात कोस्ट पे मिल जाएंगे जिनकी ऑक्शन की जाएगी। ठीक है, डन, क्लियर इतनी चीजें। द मिनरल ब्लॉक विच कंटेन क्रिटिकल मिनरल लाइक अ कोबाल्ट एंड निकल, इन ब्लॉक्स में आपको क्रिटिकल मिनरल कोबाल्ट और निकल मिलेंगे जिनका इस्तेमाल हम एनर्जी सेक्टर में और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे। द ऑक्शन विल बी कंडक्टेड अंडर द ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 के अंदर ऑक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये कंपोजिट लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, इसका मतलब आपको कमर्शियल प्रोडक्शन करना है, एक्सप्लोरेशन करना है, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। डन। नेक्स्ट है ई उपहार पोर्टल। अब कोई भी देश में अगर हमारे प्रेसिडेंट विजिट करने जाते हैं, ठीक है, कोई भी सेरेमनी होती है तो अलग अलग गिफ्ट आइटम दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को। कोई डेलीगेट्स आया है, अलग अलग कंट्री से जो राजनेता आते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के लिए कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेकर आते हैं। इतने सारे गिफ्ट हो गए, क्या करेगी प्रेसिडेंट? बेच देते हैं, ऑक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे वही ऑक्शन के बारे में बात हो रही है। राष्ट्रपति भवन विल ऑक्शन सिलेक्टेड गिफ्ट आइटम्स presented to the president and the former president on the various occasion through an online portal called the e-उपहार। तो हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है और फॉर्मर प्रेसिडेंट को जो भी सिलेक्टेड गिफ्ट आइटम्स थे उनकी ऑक्शन की जाएगी, उनको बेचा जाएगा ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, द पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द 25 जुलाई 2025। ठीक है, इस पोर्टल को डिजाइन एंड डेवलप कौन कर रहा है या इस ऑक्शन को कौन होस्ट करने वाला है? तो इस ऑक्शन को होस्ट करेगा नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर अंडर द मैत्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, पर्पस क्या है कि यहाँ पर सिटीजन को इंगेज करना, ठीक है, जो नॉर्मल जनता है, हम है, आप है, इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके जो गिफ्ट प्राइजेस है उनको परचेस कर सकते हैं। खास बात यह है इस ऑक्शन से जो भी फंड जनरेट होगा, जो भी पैसा इकट्ठा होगा, उसको डोनेट किया जाएगा टू हेल्प चिल्ड्रन इन नीड। जो भी बच्चों को जरूरत है उन बच्चों को डोनेट किया जाएगा ये पैसा, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डिजास्टर सर्विलांस प्रोग्राम। अब देखिएगा ये जो प्रोग्राम है ये 2004 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट के साथ। तो इट वाज लॉन्च विद द वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट इन द नवंबर 2004 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सर्विलांस प्रोग्राम है जो अलग अलग काइंड ऑफ डिसीजेस फैलती है, हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, कहीं किसी जूनेटिक डिसीज हो गई, अभी चांदीपुर वायरस के कारण डेथ्स हो रही हैं। तो ऐसी कई सारी बीमारियां होती हैं, इनका सर्विलांस करना, प्रॉपर रिलीफ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वैक्सीनेशन ड्राइव और कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पर लोकसभा में कुछ बातें कही गई हैं। क्या बोला है? अ टोटल 1862 डिसीजेस आउटब्रेक were reported to the integrated disease surveillance program last year। तो लास्ट ईयर पूरे देश में 1862 डिसीजेस का आउटब्रेक देखा गया था और हाईएस्ट नंबर रिपोर्ट किया गया है केरला में। ये बात मेंशन की है लोकसभा में, इसलिए आपको न्यूज़ में देखने को मिल जा रहा है। इंटीग्रेटेड डिजास्टर सर्विलांस प्रोग्राम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम में हमारी कंट्री में जो सभी राज्यों का सर्विलांस मतलब निरीक्षण, निगरानी करने का काम एक तरीके से करता है। एंड केरला में सबसे ज्यादा डिसीज आउटब्रेक देखा गया, ऐसा लोकसभा में रिप्लाई दिया गया है। चलिए अब वापस से यूनेस्को साइट्स पे आ जाते हैं। सभी को पता है 46 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी, पहली बार इंडिया ने इसको होस्ट किया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, और इंडिया में टोटल 43 नंबर साइट्स हो गई हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जापान क्या सैडो गोल्ड माइन इन्हें यूनेस्को स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक कॉन्ट्रोवर्शियल आपको गोल्ड माइन देखने को मिलेगी जापान में, जिसका नाम है सैडो गोल्ड माइन, जो कि क्लोज है, बंद है काफी समय से। इसको कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आपको जापान में मिलेगी। आज से 400 साल पहले तक, मतलब 400 साल पहले से इसकी शुरुआत हुई थी और 1989 में इसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है, जब 1989 में इसको क्लोज किया गया, उसके पहले तक ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर आपको माइन देखने को मिल जाएगी। अब ये कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो यहाँ पर जापान ने वॉर टाइम के समय कोरियन लेबरर्स जो थे उनको काफ़ी अब्यूज़ किया। कोरियन लेबरर्स जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करने का काम किया था इस माइन में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माइन रही है ये, और रिसेंटली इसको यूनेस्को ने अपनी कल्चरल लिस्ट में शामिल किया है।
जापान की साइट है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, अभी ये जो 46 नंबर की मीटिंग हो रही है ना, इसमें 25 न्यू साइट्स को इंक्लूड किया गया है। हमको इन 25 न्यू साइट से कोई मतलब नहीं है, ना ही हमें पढ़ना है, ठीक है। वो कंट्रोवर्शियल थी इसलिए मैंने बता दी। इंडिया की याद रखना है कि चराई देव मैडोम को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो कि आसाम की साइट है, ठीक है। इन 25 न्यू साइट्स में से 19 साइट्स को कल्चरल लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। 4 साइट्स को नेचुरल कैटेगरी लिस्ट में शामिल किया गया है और 2 साइट्स है जिनको मिक्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो 19 कल्चरल साइट जोड़ी गई है, 4 नेचुरल एंड 2 मिक्स साइट्स को जोड़ा गया है। टोटल 25 न्यू साइट्स को रिसेंटली यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे बस एक और साइट के बारे में बताऊंगी क्योंकि उसमें नाम लिखा है नेल्सन मंडेला का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला लेगेसी साइट्स फॉर ह्यूमन राइट्स, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। डन। तो इन साइट्स को थोड़ा सा याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। आरबीआई इंट्रोड्यूस PCA फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। PCA का मतलब क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय द आरबीआई। आप लोग अक्सर न्यूज़ में देखते रहते हैं कि जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सम टाइम फाइनेंशियल इश्यूज के कारण या फिर आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के कारण और एक वीक यहाँ पर इकोनॉमी स्टेटस होता है, जिसके कारण इनके लाइसेंस को भी कैंसिल करना पड़ जाता है। तो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए या जो वीक आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके लिए इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है आरबीआई ने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया prescribed a prompt corrective action framework for relatively weak urban cooperative bank with deposit above 100 करोड़ रुपीस। तो 100 करोड़ रुपीस के अबव वाले जो डिपॉजिट वाले आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनके लिए इस फ्रेमवर्क को लाया गया है, ठीक है। बेसिकली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फाइनेंशियली अनसाउंड है और प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं खुद को, और यहाँ पे लगातार जो थ्रेशोल्ड है आरबीआई का, उसको ब्रीच करते रहते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस को ब्रीच करते रहते हैं, ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट साइज 100 करोड़ रुपीस से ऊपर का है, उनके लिए इस पीसीए फ्रेमवर्क को लाया गया है। कंडीशन समझ में आई ना किसके लिए पीसीए फ्रेमवर्क है? याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अगर बारे में बात करें तो आपको डिपॉजिट साइज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 4 टाइप के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मिलेंगे। हमारी कंट्री में टोटल 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं। टीयर 1 में वो बैंक्स आते हैं जिनका डिपॉजिट साइज अप टू 100 करोड़ रुपीस है। टीयर 2 में मोर देन 100 करोड़ रुपीस टू अप टू 1000 करोड़ रुपीस जिनका डिपॉजिट साइज होता है, वो टीयर 2 आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। टीयर 3 में वो बैंक्स आते हैं जिनका डिपॉजिट साइज मोर देन 1000 करोड़ रुपीस से अप टू 10,000 करोड़ रुपीस का होता है, और टीयर 4 में वो आते हैं जो कि अबव 10,000 करोड़ वाले डिपॉजिट साइज में होते हैं, ठीक है। ये जो नया फ्रेमवर्क है वो एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क SAF को रिप्लेस करेगा, और 1 अप्रैल ये जो नया फ्रेमवर्क है ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आने वाला है। इस डेट को भी याद रख लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सीक्स यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कुछ समय पहले, जो जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, कुछ समय पहले इन्होंने मर्जर किया था, एक्वायर किया था। किसको एक्वायर किया था? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्रैल के मंथ में एक्वायर करने का काम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया था, जिसके कारण इनका काफी प्रॉफिट हुआ, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई, और इनका जो NPA है वो भी रिड्यूस हो गया। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने आप में ट्रांजिशन लाएं, हम स्मॉल बैंक से कन्वर्ट होकर यूनिवर्सल बैंक में चले जाएं, जैसे कि SBI एक यूनिवर्सल बैंक है। यूनिवर्सल बैंक जो है उनके पास ज्यादा फाइनेंशियल फैसिलिटी होती है, ठीक है, वो अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को केटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड मेंबर की मीटिंग हुई थी, और बोर्ड मेंबर ने डिसाइड किया है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम कन्वर्ट करेंगे, लेकर जाएंगे यूनिवर्सल बैंक की कैटेगरी में, और अगस्त मंथ में ये लोग प्रपोजल देने वाले हैं आरबीआई को। अभी प्रपोजल दिया नहीं है, केवल मीटिंग हुई है, अनाउंसमेंट हुआ है, प्रपोजल देंगे अगस्त में, ठीक है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बोर्ड हैज अप्रूव अ प्रपोजल टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू द यूनिवर्सल बैंक
ये अंडर द आरबीआई की गाइडलाइंस है, इशूड ऑन द अगस्त 1, 2016। आरबीआई ने इन गाइडलाइंस को इशू किया था 1 अगस्त 2016 को, और इस गाइडलाइंस में थोड़े से चेंजेस किए थे। क्या चेंजेस किए थे? कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक वॉलंटरी एप्लीकेशन दे सकता है अगर वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है। और ये जो नया ट्रांजिशन वाली गाइडलाइंस है ये 26 अप्रैल 2024 से आपको इफेक्ट में देखने को मिल रही है। अब गाइडलाइंस क्या होती हैं, कौन सी गाइडलाइंस को आपको फुलफिल करना है अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हो? तो यूनिवर्सल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनके पास कमर्शियल बैंकिंग भी होती है, रिटेल बैंकिंग भी होती है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी होती है। तो ये सारी फैसिलिटी जब किसी एक छत के नीचे मिल जाए वो आपका यूनिवर्सल बैंक है, सिंपल। अब आरबीआई की गाइडलाइंस देखते हैं कि कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक किस तरीके से यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहली कंडीशन है कि आपकी मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपीज होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आप रजिस्टर होना चाहिए। आपका जो नेट प्रॉफिट है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। ग्रॉस एनपीए रेशियो लेस देन 3% और नेट एनपीए आपका लेस देन 1% होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर ट्रांजिशन करना है यूनिवर्सल बैंक में तो उनको इस कंडीशन को मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, मैनकाइंड फार्मा एक्वायर भारत सीरम एंड वैक्सीन फॉर 13,600 करोड़ रुपीस। मैनकाइंड फार्मा वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया की, और ये एक्वायर कर रही है 100% स्टैक किसके? भारत सीरम एंड वैक्सीन के फ्रॉम द एडवेंट इंटरनेशनल। और ये स्टैक कितने में खरीदेगी? 13,600 करोड़ रुपए में खरीदेगी, इसलिए न्यूज में है। मैनकाइंड फार्मा ने बार्कले एंड दुशाबे बैंक को बोला है कि आप फाइनेंसिंग अरेंज करो 13,000 करोड़ रुपीस की, मुझे इसको एक्वायर करना है, सिंपल सी बात, इसलिए न्यूज में है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ अगर कुछ नया होगा वो भी हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करते जाएंगे। पहला है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू रिपेरिएट स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट। तो भारत से जो चोरी किए गए आर्टिफैक्ट्स हैं उनको वापस भारत में लाने के लिए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किस और किस कंट्री के बीच में साइन हुआ है? तो इंडिया ने पहली बार इस तरीके का एग्रीमेंट यूएसए के साथ साइन किया है, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, आप पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे ना तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। ये कुछ अलग अलग एमओयूज हैं जो हमने अलग अलग कंट्रीज के साथ रिसेंटली साइन किए हुए हैं, ठीक है। एक छोटी सी लिस्ट है। आप सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पता है क्या है? ये दोनों कि इंडिया और ओमान ज्वाइंटली यहाँ पे रिसर्च करेगा शार्क एंड रेस पे इन द अरेबियन सी, और इंडिया बांग्लादेश के जो सिविल सर्वेंट है उनको नेक्स्ट 5 ईयर में ट्रेनिंग करेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाई लेवल कमिटी चेयर बाय द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अप्रूव 6 प्रपोजल फॉर 5 स्टेट्स। तो यहाँ पे 6 प्रपोजल यहाँ पे 5 स्टेट्स को दिए गए हैं, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट। इसके लिए टोटल कॉस्टिंग कितनी है, टोटल बजट कितना है? तो एक राउंड फिगर आप याद रख सकते हैं 2500 करोड़ रुपीस। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेसल फॉर ग्लोरी कैंपेन या प्रोग्राम अंडर द CSR इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? इसको हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। आंसर क्या हो जाएगा? इंडसइंड बैंक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव द YAMS स्कीम विथ अ टोटल बजट ऑफ 470 करोड़ रुपीस। अभी हमने देखा है, ठीक है। अब इसमें एम का क्या मतलब है? एम का मतलब है मित्र, ठीक है, युवा आपदा मित्र स्कीम है ये। नेक्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजित डोभाल, रिसेंटली इन्होंने इंडियन डेलीगेट्स को लीड किया था 4th नंबर की एनुअल मीटिंग जो कि विम्स्टेक की हो रही है। ये विम्स्टेक की मीटिंग कहाँ पर हो रही है ये पूछ लिया गया, तो नाइपे ताओ में हो रही है जो कि म्यांमार की कैपिटल है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये अभी हमने डिस्कशन किया है कि आरबीआई ने रिसेंटली प्रिस्क्राइब किया है PCA फ्रेमवर्क, किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट साइज अबव 100 करोड़ रुपीस है और जो फाइनेंसिंग में थोड़ा सा वीक है। पूछा जा रहा है ये PCA फ्रेमवर्क कब से इफेक्ट में आएगा? तो 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट कहानी समझ लेते हैं। यहाँ पे 2024 के पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग परेड पे कल हमने सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। पहला है 2024 की जो पेरिस ओलंपिक ओपनिंग परेड है वो रिवर राइन पेरिस के पास हो रही है।
सेकेंड है ये 35th नंबर का एडिशन है समर ओलंपिक का। नेक्स्ट है ये 4th टाइम है जब पेरिस ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है, मतलब पेरिस ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। 2024 की जो पेरिस ओलंपिक है उसका मैस्कॉट क्या है? आंसर हो जाएगा आपका फ्रिग है। और इंडिया के 127 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? सिंपल सी बात है। तो पहली चीज तो मैंने बताया है ये सीन नदी के किनारे हो रहा है, ना कि राइन रिवर, इसको कैंसिल कर दो। ये 33rd एडिशन है, 33वें नंबर का संस्करण है समर ओलंपिक्स का। पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक्स हो रहा है, पहली बार 1900 में हुए थे, फिर 1924 में हुए थे और अब 2024 में हो रहे हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत कर दो, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ये सही है। अब यहाँ पर 117 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, ना कि 127, तो ये भी गलत कर दो। कितने स्टेटमेंट गलत हो गए? 4 हो गए ना, बस ठीक है, 4 इनकरेक्ट है। ओके डन। चलिए मनु भाकर ने रिसेंटली ब्रोंज मेडल जीता है एयर पिस्टल राइफल इवेंट में और ये पहला पेरिस ओलंपिक का मेडल हमको मिला है और ये इंडिया की पहली वीमेन शूटर है जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक्स में। तो किस इवेंट में जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में जीता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गोल्ड भी देख ही लेते हैं, ब्रोंज तो इंडिया को मिल ही गया, लेकिन गोल्ड भी तो किसी को मिला होगा ना। गोल्ड किसको मिला है? ए जिन को मिला है, जो कि साउथ कोरिया से है। अब यहाँ पे 2 और पर्सन का नाम याद रख लीजिए फिर, यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट जो कि पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ओल्डेस्ट तो रोहन बोपन्ना है, ठीक है। और अगर यंगेस्ट की बात करते हैं तो एक 14 ईयर ओल्ड स्विमर है जिनका नाम क्या है? धीनिधि इनका नाम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिसेंटली एक टाइफून आया हुआ है ताइवान में, उस टाइफून का नाम पूछ लिया गया है। तो टाइफून का नाम है टाइफून गेमी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9th वीमेंस एशिया क्रिकेट कप किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है, इंडिया को डिफीट करके जीता है। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव to enhance early warning system for the agriculture sector and improve global protection from the hazardous weather, water और climate event। तो यहाँ पे वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड WMO, मतलब A एंड B दोनों यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। यहाँ पर देख लेते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ और दोनों मिलकर लॉन्च कर रहे हैं अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करेगा, जो भी क्लाइमेट वाटर से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। टू प्रोवाइड यूनिवर्सल प्रोटेक्शन फ्रॉम द हजार्डियस वेदर, वाटर और क्लाइमेट इवेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग लाइफ सेविंग अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय द एंड ऑफ 2027। कब तक इम्प्लीमेंट होगा? 2027 के एंड तक होगा, याद रखना। अभी से केवल अनाउंसमेंट हुई है, लॉन्च नहीं हुआ है। ओके डन। एंड दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई नो बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सेशन लेंदी हो जाता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। इनफैक्ट न्यूज़ बहुत सारी थी, मैंने तो कल के लिए शिफ्ट कर दी, ठीक है। न्यूज़ तो और भी हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, तो सेशन तो लेंदी नहीं हो सकता है। आप लोग 1.5 क्रॉस स्पीड में देख लीजिए या 2 सेगमेंट में छोटा छोटा करके देख लीजिए, क्योंकि इतना तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, एग्जाम है यार, सर पे छोड़ नहीं सकते कुछ भी चीज़। ऐसा कुछ भी है जो फालतू था? नहीं था ना, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए कवर तो करना पड़ेगा। और MCQ को भी लेना ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा ना कल का कितना याद है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करेंट अफेयर्स। PDF आप ले लीजिएगा एप्लीकेशन से या फिर टेलीग्राम से। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। जाते जाते लिंक को शेयर करके ज़रूर जाएंगे, एंड पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।